नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अंग्रेजों का एक ऐसा कदम था जिसने भारत के विभाजन की शुरुआत की, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करने की राजनीतिक तौर पर शुरुआत कर दी। हालांकि 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म का मकसद हिंदुस्तानियों को शासन में ज्यादा हिस्सेदारी देना था, मगर और ये भारतीयों की बहुत बड़ी मांग भी थी जो चली आ रही थी 1985 से ही, मगर उन्होंने मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करने के नाम पर सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम नेताओं के चुनाव की व्यवस्था कर दी, जो कि बहुत ही घातक साबित हुई। आज की इस कड़ी में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जान लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है आज की राजनीति को समझने के लिए भी, और पूरी जो आजादी के दौरान, आजादी के आंदोलन के दौरान हिंदू मुसलमान का टकराव हुए, इनके बीच में राजनीतिक वर्चस्व या अपने हितों की रक्षा की लड़ाई हुई, ये उसकी एक पृष्ठभूमि बताती है। इसलिए आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जुड़ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। नमस्कार। सवाल सबसे पहला यही है प्रोफेसर पुनियानी कि आखिरकार ये सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों के दिमाग पे ये कैसे आई, उसके पीछे मकसद क्या था उनका? जी, आपने इसकी पृष्ठभूमि में बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ से वो यहाँ की जो मांग थी कि यहाँ के प्रशासन में भारतीयों को जगह मिले, वो उसका उद्देश्य था। और उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर इसी प्रकार से चुनाव की व्यवस्था रही तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। यहाँ मैं एक बात जोड़ दूँ कि उस समय जो उन्होंने शुरुआत में ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाए, उसमें मुख्य बात ये थी पूरे आज़ादी के पहले की बात में कि एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, एडल्ट सफरेज नहीं था, यानी वयस्क मताधिकार नहीं था। उसके बदले अगर आप संपत्ति के मालिक हैं या आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप वोट दे सकते हैं। तो वो इलेक्टोरेट जो था वो बहुत सीमित था। तो ये यहाँ से वो बात चालू होती है। पर उसमें समस्या ये हो जाती है कि जब आप सेपरेट इलेक्टोरेट रखते हैं, पृथक, उसमें जैसे मुसलमान ही कैंडिडेट होगा और मुसलमान ही वोट देगा, तो आप खुले तौर से सांप्रदायिक गंदगी को समाज में फैला सकते हैं। आप पर कोई बंधन नहीं है कि मुझे हिंदुओं का भी वोट चाहिए, सिखों का भी वोट चाहिए, क्रिश्चियंस का भी वोट चाहिए। आपको ऐसा कोई बंधन नहीं है, आपको तो केवल मुसलमानों का ही वोट चाहिए। तो उसी नाम पे जितना गंदगी फैला सकते थे। तो ये भी एक अंग्रेज़ों की हर एक कूटनीति के पीछे छुपा हुआ था कि लोगों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो ये उसका पहला भाग है कि जो 1906 में मर्लो मोंटो रिफॉर्म्स के साथ आया और 1909 में आया। तो उसके बाद जो प्रक्रिया चालू हुई, बाद में जाकर 1932 में इसने थोड़ा अलग रूप ले लिया। 1932 में रैम्से मैकडोनल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया, उसमें उन्होंने इसमें एक तरफ तो मुस्लिम पृथक इलेक्टोरेट और दूसरा दलित अनटचेबल, जिनको उस समय अनटचेबल कहते थे, उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी। और उससे भी फिर वही होता कि अनटचेबल्स का अलग है, तो उसी प्रकार से एक जो यहाँ का बड़ा समाज था उसमें एक बड़ा विभाजन होने की संभावना थी। तो पहली बात, बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि ये इस तरह का इलेक्टोरेट हो, सेपरेट, अस्पृश्य लोगों के लिए, दलितों के लिए। जी, बाबा साहब की ये बात बिल्कुल सही थी कि उस समय दलितों का तो कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं। उन्हें किसी प्रकार से एक तो सामाजिक असमानता और जो वोट देने का अधिकार उनको प्रैक्टिकली नहीं था। उनमें संपत्ति के मालिक कितने होंगे या पढ़े लिखे ग्रेजुएट कितने होंगे, ये तो बहुत असंभव था। तो बाबा साहब मुख्य रूप से उनका प्रतिनिधित्व चाहते थे। और खैर, महात्मा गांधी जो थे वो इसके विरोध में, उन्होंने कहा जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है वो तो इसका विरोध उनके सीमा के बाहर था, पर जहाँ तक दलितों का सवाल था उन्हें लगा कि अगर ये भी पृथक निर्वाचन चुनाव हो जाएगा तो यहाँ के समाज में एक बहुत बड़ी फूट पड़ जाएगी और ये देश को जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा है उसको बहुत कमज़ोर कर देगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। और बाद में चलकर जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में महात्मा गांधी का ये कहना था कि ये बात बिल्कुल सच है
कि दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रखेंगे। तो मैं आपका आंकड़ा बताता हूं कि सेपरेट इलेक्टोरेट में उनका प्रतिनिधित्व के तौर पे 71 सीट्स का प्रावधान था। तो गांधी ने कहा 71 क्यों, हम उन्हें 140 140 सीट्स दें, उनका बराबर से ये हो, पर उसमें मिला जुला इलेक्टोरेट हो, यानी लोगों में जो बंटवारा जैसे पृथक मुस्लिम के कारण है वो बंटवारा ना हो। तो हम इस प्रकार से पृथक उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दें, और उसी के साथ साथ जो बाकी तब जगहें हैं उनको भी उसमें आरक्षण मिले, ताकि ये जो अनटचेबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको भी प्रशासन में और चुनावी व्यवस्था में ज़्यादा जगह मिले। ये उनकी बात थी। तो खैर वो अनशन पे थे। अब इसमें बहुत प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसका पूना, मेरा भी यही कहना है कि पूना पैक्ट पर हम लोग एक दिन अलग से बात करें, क्योंकि ये विस्तृत विषय है, अपने आप में पूरा विषय है। और उसको अंबेडकर ने कैसे डील किया, कैसे उन पर दबाव डाला गया, कैसे हिंदू समाज के सवर्णों ने गोलबंदी की, कैसे उन्होंने महात्मा गांधी पर दबाव डाला, एक ये अलग किस्सा है। लेकिन ये जो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, वो आज भी हमें गलत लगती है। लेकिन उस समय मुसलमानों के अंदर जो असुरक्षा बढ़ती जा रही थी, एक जो हिंदू समाज के बड़े होने की वजह से, क्या उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंग्रेज इसके जरिए? देखिए, अंग्रेजों का जो लक्ष्य था वो तो निश्चित रूप से समाज को बांटना था, और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण ये था कि जो एडल्ट सफरेज नहीं था, यानी जो वोटिंग का पावर था वो कुछ लोगों के पास सीमित था। इसलिए आम मुसलमानों के विचारों का, उनकी राजनीति का प्रतिनिधित्व समाज में नहीं हो पा रहा था। इसलिए कुछ मुस्लिम तबकों को उसकी उचित योग्यता लगती थी। और ख़ास तौर से जहाँ तक सांप्रदायिक ताकतें हैं, जैसे हमने पहले इस पर चर्चा की है कि सांप्रदायिक ताकतों में तो ज़मींदारी तबके ज़्यादा थे, उच्च भ्रू तबके ज़्यादा थे। तो इसलिए उन लोगों को इससे जो सवर्ण मुसलमान थे या जो ज़मींदार मुसलमान थे, जो अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि कहते थे, उनको इससे कोई समस्या नहीं थी। इससे समस्या जो थी तो पूरी देश की एकता को थी। और जैसे हमने अपने पार्टीशन के एपिसोड में देखा कि आम मुसलमान तो यहाँ ना पार्टीशन चाहता था, ना इस प्रकार की राजनीति चाहता था जो मुस्लिम लीग कर रही है। तो निश्चित रूप से सेपरेट इलेक्टोरेट ने यहाँ बंटवारे के काम को ये ज़मीनी स्तर तक ले गया, क्योंकि इसके साथ जो प्रोपेगेंडा होता था चुनाव के दौरान मुस्लिम कैंडिडेट्स द्वारा, उसमें तो कोई सीमा ही नहीं है। आप किसी भी हद तक अपने चुनाव इलेक्टोरेट ये मतदाताओं को लुभाने के लिए आप किसी भी हद तक जाओ। तो मुझे लगता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट ने यहाँ के बंटवारे की नीति में अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा योगदान दिया, जिससे जी ठीक है जी कंप्लीट। कांग्रेस का क्या भूमिका थी इस पूरे सेपरेट इलेक्टोरेट के लेकर? उसने किस तरह से विरोध किया? क्या उसमें भी धड़े बने थे, कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ विरोध कर रहे थे? देखिए, कांग्रेस में जहाँ तक है इसके बारे में बहुत स्पष्टता से कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर तो उनका ध्यान उस समय यही था। पहले जैसे अब हमने बात की बंग भंग की बात की, बंग भंग के विरोध में वो खड़े हुए, और उनका ज़्यादा जोर था समाज में पूरी जागरूकता पैदा करने की अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इस मामले पे कुछ चीज़ें उनकी जो कहते हैं ना क्षमता के बाहर की थी, इस चीज़ को कंट्रोल में लाना, क्योंकि यहाँ दो चीज़ों से उनको लड़ना पड़ता, एक तो ब्रिटिश सत्ता और दूसरा यहाँ की मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें। तो मेरे ख्याल से इसलिए कांग्रेस ने इसमें कोई स्पष्ट नीति इस मामले में नहीं ली। कहा जाता है कि जिन्ना शुरू में इसके विरोध में थे, बाद में उन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया था, ये सच है क्या? मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर काफ़ी संभव है, क्योंकि जिन्ना जब इंग्लैंड से आए तो वो गोखले के अनुयायी के रूप में पूरी तौर से सेक्युलर ये थे, और बाद में धीरे धीरे उनकी जैसी मानसिकता बढ़ी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। मुख्य रूप से वो चाहते थे कि जो भी आंदोलन है वो कानून की सीमाओं के अंदर किया जाए। तो इसलिए शुरू में वो जैसे हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर, यूनिटी के एम्बेसडर भी कहा जाता था। तो हो सकता है कि वो इसके शुरू में विरोध में रहे, पर बाद में तो फिर खैर उनके तरफ से ये सब चीज़ें
बहुत तेजी से बढ़ाई गई। जी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को आप हिंदुस्तान के पार्टीशन से किस तरह से जोड़ते हैं? देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट से मैं पार्टीशन को इस प्रकार से समझता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की कल्पना से जो हिंदू मुस्लिम के अलगाव की प्रक्रिया है, उसको समाज के गहराई तक बैठाने में ये एक पहला कदम था, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जिससे एक हिंदू अलग समाज है, मुसलमान एक अलग समाज है, इस बात को अंग्रेज़ों ने एक असरदार तरीके से समाज के नीचे तक ले जाने की बात कही। उसके बावजूद भी जो आम मुस्लिम थे, उन तक ये बात नहीं गई, जो खैर 1940 के बाद फिर जाना चालू हो गई। पर जहाँ तक अंग्रेज़ों का भारत के विभाजन का सवाल है, उसमें ये अंग्रेज़ों की इस चाल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है समाज को बांटने में। जी, उस समय के मुस्लिम समाज में एक असुरक्षा बोध तो था। हिंदुत्ववादी शक्तियां जिस तरह से बढ़ चढ़कर पूरे राजनीति में एक अपना वो रूप दिखा रही थी, और ये चिंता या उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, बहुसंख्यकवाद जिस तरह से हावी होगा, उसमें मुसलमानों की जगह कैसे होगी, इसको लेकर चिंताएं थी। और आज जब हम देखते हैं कि किस तरह से बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है और मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी होता था वो भी घटता जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो चिंताएं गैर वाजिब नहीं थी? देखिए, अब आज जिस प्रकार से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है, उसके पीछे तो खैर एक अलग प्रकार की राजनीति का विकास है, पर इससे उसको जोड़ना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमने देखा अपने पार्टीशन के एपिसोड में कि इतने सब मुस्लिम लीग के बढ़ोतरी के बाद भी ज़्यादा मुसलमानों ने इस प्रकार की राजनीति का विरोध किया। अब असुरक्षितता की भावना मुसलमानों में आना थोड़ा ज़्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, और बार-बार जब भी सांप्रदायिक दंगे होते थे, तो उसमें निश्चित रूप से दोनों तरफ से वार तो होते थे, पर हिंदू मुख्य संख्यक होने के कारण मुस्लिम में थोड़ी-सी असुरक्षितता की भावना होना ज़्यादा है। पर इसको उस बातों से जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि आज तो एक अलग ही प्रक्रिया चल रही है, जो मेजॉरिटेरियनिज्म अभी बढ़ रहा है। उस समय जो था वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी के कारण था। आज जो चल रहा है मेरे ख्याल से वो मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज़ के कारण है, जहाँ इसने हिंदुओं के बड़े तबके को लामबंद कर लिया है अपने पीछे भावनात्मक मुद्दों के बाद से जोड़कर, और उनके प्रचार तंत्र के कारण, और मुसलमान मुस्लिम माइनॉरिटी का डर दिखाकर उन्होंने एक प्रकार से उनको पूरे सामाजिक दायरे से, राजनीतिक दायरे से, अभी तो आर्थिक दायरे से भी उनको बाहर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसको उससे जोड़कर देखना थोड़ा-सा मुश्किल है, पर निश्चित रूप से ये असुरक्षितता अलग डिबेट है, ये ये अलग अलग डिबेट है, लेकिन आप देखें तो जो बहुसंख्यकवाद का खतरा उस समय देखा गया था, वो भले ही नेहरू के समय में उन्होंने अपनी राजनीति से उसको रोके रखा, लेकिन बाद में वो बढ़ता चला गया, और नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद ध्वंस कर दी इस बहुसंख्यकवाद ने, और आज हम उसको जिस रूप में देख रहे हैं वो स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई है उस तरह की राजनीति, जिसको लेकर चिंतित था उस समय का समाज। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो उस समय की बात हो चाहे आज की, ये विभाजनकारी राजनीति ही है, विभाजन के गुर ही हैं, और चाहे वो उधर की हो या इधर की हो, हम उसको सही नहीं ठहरा जा सकते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट अगर ना होता तो शायद इस तरह की विभाजन की राजनीति इतनी गहराती भी नहीं, और वो जो एसिमिलेशन है दोनों समाजों का होता, तो शायद विश्वास के रिश्ते और थोड़ा गाढ़े हो जाते, जो कि अंग्रेज नहीं चाहते थे। तो आपने कहा कि ये एक जो आपने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात की थी, ये उससे जुड़ता भी है, मुस्लिम राष्ट्रवाद को इसने मजबूत किया। आप इसको इस तरह से देखते हैं क्या? जी, इसको देखिए, मुस्लिम राष्ट्रवाद को इसने मजबूत किया, और जो मुस्लिम एलीट थे उनको भी इससे एक सेंस ऑफ पावर कि भाई हम यहाँ सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपना एक अलग क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं, अपने वर्चस्व को बनाए रख सकते हैं। इससे मुस्लिम सांप्रदायिकता को निश्चित रूप से
एक बहुत बड़ा ताकत का इंजेक्शन मिला, उसमें कोई शक नहीं है। और इसके बरक्स हिंदू राष्ट्रवाद को भी ताकत मिल गई, क्योंकि उसके एक बहाना मिल गया और एक तरह की जो इसे अंग्रेजों की तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के रूप में प्रचारित किया गया और उसके फायदा उठाया सांप्रदायिक ताकतों ने इधर की भी। तो दोनों तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति थी, दोनों के लिए ये बहुत अच्छी खुराक सेपरेट इलेक्टोरेट ने उपलब्ध करा दी और हम उसको पार्टीशन तक जाते हुए देखते हैं फिर। जी। तो कुल मिलाकर कुछ और जोड़ना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट में तो आखिर बाद में तो खैर ज़्यादा मुद्दा तो SC ST का ही आता है। जहाँ तक मुस्लिम सांप्रदायिकता का तो हम चर्चा कर चुके हैं। इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और जो समाज में सोच है, समाज में सोच का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। सामाजिक सोच को भी खराब करने में सेपरेट इलेक्टोरेट ने बहुत खराब रोल प्ले किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस पूरे एक महत्वपूर्ण मुद्दे को समझ सकें कि हमारी भारतीय राजनीति में इसका क्या अच्छा बुरा योगदान रहा है। और दूसरा ये कि अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जिक्र कर दें ताकि हम उस पर बातचीत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।